टुडेज टॉपिक इज़ रेबीज़ वायरस। ये रैप्डोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। मॉर्फोलॉजी। रैप्डोविरिडी फैमिली की यूनिक मॉर्फोलॉजी होती है। ये बुलेट शेप का होता है जो 75 nm विड्थ और 180 nm लेंथ होती है इसकी। ये एनवेलप वायरस होता है। एनवेलप इसका लिपिड पार्ट से बना होता है और इसमें 10 nm लॉन्ग पैप्लोमर्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो न्यूरो इन्वेसिवनेस प्रॉपर्टी शो करते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड इनकी हेलिकल सिमेट्री होती है और इनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है और पॉलीमरेज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़। इसका ओनली वन सीरोटाइप होता है लेकिन इसमें एंटीजेनिक वेरिएंट 7 टाइप के होते हैं जो कि फाउंड होते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में। ग्लाइकोप्रोटीन इसका मेजर फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूरो इन्वेसिवनेस के लिए और पैथोजेनिसिटी के लिए, और इसके पास हीमैग्लूटिनिन एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। एनिमल ससेप्टिबिलिटी। ये इन्फेक्ट करता है ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स को। हाईली ससेप्टिबल एनिमल है कैट, रैबिट, बैट एंड कैटल। मॉडरेटली ससेप्टिबल एनिमल है डॉग, sheep, goat एंड हॉर्स। वेरी हाईली ससेप्टिबल है फॉक्स एंड जैकाल्स। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट एंड फिक्स रेबीज वायरसेस। स्ट्रीट वायरस ये फ्रेशली आइसोलेटेड है। ये प्रोड्यूस करते हैं नैगरी बॉडी और अफेक्ट करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड को। पैथोजेनिक होते हैं मतलब डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 to 3 मंथ मतलब 20 to 90 डेज और डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फिक्स वायरसेस आइसोलेट होते हैं सीरियल इंट्रासेलुलर पैसेज में रेबिट के या सेल लाइन्स के। ये नैगरी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते और स्लाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट भी नहीं करते और नॉन पैथोजेनिक होते हैं मतलब ये कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 6 डेज होता है इसका और ये यूज्ड होते हैं वैक्सीन को प्रिपेयर करने में। पैथोजेनेसिस। सबसे पहले इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये ह्यूमन में तो डॉग बाइट के थ्रू ही होता है ज़्यादातर इंडिया में। 97% केसेस ह्यूमन रेबीज़ के डॉग बाइट के कारण ही आते हैं इंडिया में और 1% अदर केसेस होते हैं मतलब अदर देन डॉग। बैट बाइट के थ्रू भी ये ट्रांसमिटेड हो सकता है, जैसे माइग्रेशन फ्रूट ईटिंग जो बैट्स होते हैं वो आते हैं, अगर उन्होंने फ्रूट को ईट किया और वही हमने ईट कर लिया तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। स्प्रेड ऑफ वायरस। सबसे पहले ये ट्रांसमिट होता है डॉग बाइट के थ्रू ह्यूमन को, फिर उसके बाद ये रेप्लिकेट करता है लोकली मतलब मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू में ये रेप्लिकेट करेगा। उसके बाद ये स्केलेटन मसल में और रेप्लिकेट करने के बाद ये वायरस बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। फिर इसका सेंट्रीपिटल स्प्रेड होगा मोटर नर्व के थ्रू जो कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया से जाएगा। फिर ये सीएनएस पे जाएगा। सीएनएस पे जाने के बाद ये डिसेमिनेट होगा हिप्पोकैम्पस में और सेरिबेलम में जो कि ब्रेन के पार्ट हैं, वहाँ पर ये डिसेमिनेट होगा। डिसेमिनेट होने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड होगा नर्व में, स्लाइवरी ग्लैंड में होगा, एक तो स्किन में होगा, कॉर्निया में होगा और अदर ग्लैंड्स में होगा या ऑर्गन्स में होगा। पैथोलॉजिकल चेंजेस। हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन पैरेन्काइमा में जो इन्फेक्टेड पेशेंट में। ये मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन कर देता है, कफिंग ऑफ लिम्फोसाइट करता है, बेबी नोड्यूल्स फॉर्म होने लग जाते हैं सेल्स के और नेगरी बॉडीज फॉर्म होती हैं। नेगरी बॉडी कन्फर्मेशन है पोस्टमार्टम डायग्नोसिस का रेबीज़ में। नेगरी बॉडी कॉमनली फाउंड होती है सेरिबेलम में और हिप्पोकैम्पस में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 20 to 90 डेज़ का। इसमें 3 क्लिनिकल स्टेजेस शो होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोड्रोमल फेज जो कि 2 to 10 डेज़ का होता है। उसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, मिलेस, एनरोक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, सोर थ्रोट, एबनॉर्मल सेंसेशन वुंड में होती है। सेकेंड वन इज़ एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज में हाइपर एक्साइटेबिलिटी होने लग जाती है, बाजारे बिहेवियर हो जाता है मतलब अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन का, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, एनएग्जाइटी हो जाती है
ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में स्लाइवेशन, एक्सेसिव स्लाइवेशन होता है, एक्सेसिव टीयर फॉर्मेशन होता है, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पल्स होते हैं, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया इन्फेक्टेड पर्सन को लगता है, मतलब वाटर से और एयर से डर लगने लगता है। कोमाइन और डेथ, पेशेंट विद इन 14 डेज पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू रेबीज़ वायरस, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट रिकवर कर सके अगेन और फर्स्ट स्टेज में दोबारा से आ सके, क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं ब्रेन के रिसेप्टर में जाके, जिसके कारण वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं वहाँ पर। लैब डायग्नोसिस, फर्स्ट वन इज़ रेबीज़ एंटीजन डिटेक्शन। इसे हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव और गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है रेबीज़ के लिए। इसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टेनिंग के थ्रू। वायरल आइसोलेशन कर सकते हैं सेल लाइन में। माउस इनोकुलेशन कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर इनोकुलेशन करते हैं माउस में और चेक करते हैं। इंट्रासेलुलर सेरेब्रल इनोकुलेशन करने के बाद हम उसकी जब डेथ हो जाती है जब माउस की, उसके बाद ब्रेन की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने में नेगरी बॉडी चेक करते हैं कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। वो पोस्टमार्टम के थ्रू ही होता है, मतलब आफ्टर डेथ ही हम चेक कर सकते हैं नेगरी बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन हम उसके लिए हीमोग्लोबिन इनहिबिशन टेस्ट कर सकते हैं, CFT कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं, वायरल RNA डिटेक्शन कर सकते हैं थ्रू RT-PCR, ब्रेन टिश्यू या स्किन बायोप्सी सैंपल लेते हैं इसमें। फिर है नेगरी बॉडी डिटेक्शन, इसमें H&E स्टेनिंग और सिलर स्टेनिंग के थ्रू करते हैं हम इसका डिटेक्शन। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, जिसमें पेरोक्सिडेज लेबल स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज़ करते हैं हम वायरल डिटेक्शन के लिए। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन रेबीज़, फर्स्ट वन इज़ लोकल वुंड केयर। फिज़िकल क्लीनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर बाइट की है उस जगह पे वॉश कर सकते हैं वाटर से या सोप से 15 मिनट्स के लिए। सेकेंड वन इज़ केमिकल इनएक्टिवेशन, एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं जैसे आयोडीन, अल्कोहल, ये यूज़ कर सकते हैं हम वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए। थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल न्यूट्रलाइजेशन, इसमें एंटीबॉडी ट्रीटमेंट देते हैं, टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। फोर्थ वन इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें रेबीज़ की इम्यूनाइजेशन दिया जाता है पेशेंट को। ये 2 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ इक्विन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम ERIG भी बोलते हैं। इसकी 40 IU पर kg जो यूनिट है वो दी जाती है एक डोज में। एंड सेकेंड वन इज़ ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसमें हम 20 IU kg डोज देते हैं। फिफ्थ वन इज़ इनएक्टिवेट इम्यूनाइजेशन, इसमें भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूरल वैक्सीन एंड सेकेंड वन इज़ नॉन न्यूरल वैक्सीन। जो न्यूरल वैक्सीन है उसके अंदर सिंपल वैक्सीन आती है, बीटा प्रोटियोलैक्टिन वैक्सीन आती है और इन्फेंट माउस ब्रेन वैक्सीन आती है। मतलब ये सब वैक्सीन न्यूरल वैक्सीन के अंदर यूज़ की जाती है। नॉन न्यूरल में एग ड्राइव वैक्सीन आती है, जो कि प्योरीफाइड डक्ट एम्ब्रियो वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड चेक एम्ब्रियो वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्सीन एंड लास्ट वन इज सेल कल्चर ड्राइव वैक्सीन। ये सब वैक्सीन नॉन न्यूरल वैक्सीन के अंदर आती है, जो कि हम पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ रेबीज़ फ्री कंट्री भी हैं, जैसे चाइना हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ये सब रेबीज़ फ्री कंट्री है। रेबीज़ इन डॉग में रेबीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 8 वीक। इसके 2 मैनिफेस्टेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैड डॉग सिंड्रोम एंड सेकेंड वन इज़ कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन डॉग। मैड डॉग सिंड्रोम में जो डॉग होता है उसे फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, एक्सेसिव स्लाइवेशन होने लगता है, पैरालिटिक स्टेज होती है, डेथ भी हो जाती है विद इन वीक, और जो टोन होती है बाघ की वो चेंज हो जाती है। कंट्रोल ऑफ रेबीज़ इन डॉग, इसमें हम एलिमिनेशन कर सकते हैं स्ट्रे डॉग का और मास इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं।
इम्यूनाइजेशन इन डॉग में इम्यूनाइजेशन हम इनको ओरल रिकॉम्बिनेंट ग्लाइकोप्रोटीन वैक्सीन दे सकते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड न्यूरल वैक्सीन दे सकते हैं, या BPL इनएक्टिवेट न्यूरल वैक्सीन यूज़ होती है जो बीटा प्रोपियोलेक्टर होता है, इनएक्टिवेट न्यूरल वैक्सीन में दिए जाता है। 97% जो रेबीज़ है वो ह्यूमन में डॉग बाइट के थ्रू ही आता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हम डॉग को इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं और हम प्रिवेंट कर सकते हैं ह्यूमन रेबीज़ को।